हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको DECE दिसंबर 2025 में जो आपका पेपर हुआ था DECE का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आया था, तो उसमें DECE 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें टोटल 100 प्रश्न है जो इस पेपर में आए थे, उन सबके आंसर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न था कि प्रारंभिक वर्षों में भाषा विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जब बच्चे के शुरू के जो साल होते हैं, जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है ना, तो उसमें भाषा विकास में मतलब कौन से जो 4 कथन दिए गए इनमें से सही कौन सा आपको वो बताना है। तो पहला कथन दिया गया कि सभी बच्चे एक ही उम्र में बोलना शुरू करते हैं। दूसरा है कि पहले शब्दों के बोल पाने के बाद बच्चों का शब्द भंडार तेजी के साथ बढ़ता जाता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन है, ये करेक्ट रहेगा। दूसरा प्रश्न है, 13 से 36 माह के बच्चों के सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है। अब सामाजिक व्यवहार हम इतने छोटे बच्चों को सिखाएंगे, तो पहला ऑप्शन है कि लंबी व्याख्याएं देंगे। तो बच्चे को, छोटा सा बच्चा, उसे हम अगर कोई भाषण सुनाएंगे वो थोड़ी ना उसको कुछ समझेगा, वो तो अपनी मर्जी से करता है। तो दूसरा ऑप्शन है वयस्कों को देखना, यानी कि जो बड़े लोग कर रहे होते हैं उसको देख के बच्चा जो करता है अवलोकन करता है और फिर उसकी नकल करता है, उसी से बच्चा सामाजिक व्यवहार सबसे अच्छे से सीखता है। तो आपका इसमें भी सेकंड जो ऑप्शन है वो टिक करना है आपको। तीसरा प्रश्न है, बच्चों के खेल के दौरान वयस्क भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जब बच्चे खेलते हैं तो आपने देखा ना कि खेलों के बहुत सारे प्रकार पढ़े थे आपने, तो उसमें जब बच्चा कोई भी खेल खेलेगा तो जो वयस्क यानी कि जो बड़े लोग हैं उनकी भागीदारी क्यों होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो क्यों होनी चाहिए, जैसे पहला ऑप्शन दिया गया कि यह बातचीत और मार्गदर्शन के माध्यम से सीखने का मौका देती है, तो ये सही आंसर इसके अंदर आएगा। क्रियात्मक विकास की परिभाषा है, प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं। तो इसमें लंबाई, वजन में वृद्धि, भावात्मक व्यवहार में वृद्धि, ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे। तीसरा ऑप्शन रहेगा शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास, ये क्रियात्मक विकास होता है। क्रियात्मक विकास में आपने पढ़ा था ना कि 2 तरह के क्रियात्मक विकास होते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक और स्थूल क्रियात्मक। तो शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास आपका क्रियात्मक विकास कहलाता है। दूसरा आपका संज्ञान के बारे में पूछा गया कि संज्ञान का क्या मतलब है या क्या तात्पर्य। संज्ञान का मतलब क्या होता है, बच्चा किसी चीज को समझने लग जाए, वो क्या मानसिक चीजें, दिमाग से तो बच्चा सोचता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये टिक करना आपको, मानसिक प्रक्रियाएं। छठे प्रश्न में पूछा गया कि बच्चों की यह धारणा कि हर चीज में जीवन है क्या कहलाती है। तो ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, जीवत्वारोपण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है DECE 1 में हमेशा। तो जीवत्वारोपण की जो परिभाषा है उसमें लिखा गया कि बच्चों को ये लगता है कि हर चीज में जीवन है या हर चीज जिंदा है, तो इसका आंसर आपको जीवत्वारोपण लिखना है। ये तो बहुत ईजी प्रश्न होगा आप लोगों के लिए। 7वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति यानी कि मेमोरी को मजबूत करने वाली खेल गतिविधि का उदाहरण नहीं है। अब कई बार क्या होता है, आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो प्रश्न और उसमें ये नहीं देखते हो कि उदाहरण है या उदाहरण नहीं है, ये क्या लिखा है। आप बस जल्दी से उदाहरण तक पढ़ोगे, फिर आप कोई भी ऑप्शन देखते हो, फिर आप लोगों को समझ नहीं आता है। तो इसमें आपको ढंग से पढ़ने हैं सारे प्रश्न कि उदाहरण नहीं बताना है। तो स्मृति यानी मेमोरी को मजबूत कौन सी गतिविधि करती है, तो वो इसमें नहीं है, वो बताना है। तो पहला है कि दृष्टि से ओझल होने के बाद वस्तुओं के नाम बताना, यानी कि आंखों के सामने से चीज चली गई, फिर उसके बारे में हम पूछते हैं, तो इससे तो बच्चों की मेमोरी के बारे में पता चलता है ना, उससे मेमोरी बढ़ती है। कहानी सुनने के बाद कहानी की घटनाओं को दर्शाने, कहानी सुन चुके उसके बाद कहानी की जो घटनाएं होती है ना उनको दर्शाते हुए कार्ड को सही क्रम में लगाएंगे, इससे भी बच्चों की मेमोरी बढ़ेगी। किसी जो परिचित वस्तु होती है उसके चित्र में लुप्त भाग का चित्र बनाना, यानी जो बच्चे पजल बनाते हैं उसके बारे में, तो पजल में भी बच्चों का मेमोरी अच्छी होती है, शार्प होती है। चौथा ऑप्शन है कि लीडर का अनुकरण, यानी कि कोई बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं तो एक लीडर है, वो जो खेल रहा है वो जो जैसे कर रहा है वैसा का वैसा वो करते हैं, यानी लीडर का अनुकरण। खेल में जो लीडर बच्चा कर रहा है उसे देखते हुए वैसा ही करना, यानी किसी को देखते हुए सेम वैसे कर रहे हैं तो वो बच्चे की मेमोरी थोड़ी बढ़ाएगा, वो तो नकल करना रहेगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपको आंसर लिखना है। प्रश्न संख्या 8, इसमें पूछा गया है कि स्वर यानी जो वोवल होते हैं, स्वर के समान ध्वनि, ये विशेषकर उ उ उ, यानी कि जो बच्चा 1 माह का बच्चा होता है वो स्वर की
अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वर यानी कि जो वोवल है, वोवल के समान ध्वनि विशेषकर जो छोटे बच्चे ऊ करके, जो बच्चा 1 माह की आयु में ये ध्वनियों के जो शोर करता है, ये विशेषकर ये आवाज़ निकालता, ध्वनि निकालता, उस ध्वनि को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसमें रोना पहला ऑप्शन है, नहीं ये ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा है कूजन, तो दूसरा ऑप्शन आएगा, यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है ना कि कूजन की परिभाषा पढ़ी थी। कूजन किसे कहते हैं? स्वर की समान ध्वनियों के शब्द को जो बच्चा दोहराता है उसे कूजन कहते हैं। तो ये आप इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया क्रिया क्षेत्र यानी कि जो आपके एक्टिविटी एरियाज होते हैं उनको व्यवस्थित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो एक्टिविटी एरिया क्यों बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है कमरे को सजाने के लिए, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा अन्वेषण को प्रोत्साहित करना, तो ये आपका आंसर सही रहेगा। क्योंकि देखिए तीसरा ऑप्शन है कि सामग्री का भंडारण करना, उसलिए थोड़ी ना हमें एक्टिविटी एरिया बनाए जाते हैं। दुर्घटनाओं को कम करना, उसके लिए भी एक्टिविटी एरियाज नहीं बनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन संख्या जो इसका ऑप्शन 2 है वो आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा गया है कि चार्ट को वयस्कों की आंखों के स्तर पर क्यों नहीं लटकाना चाहिए। यानी जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जैसे कोई वयस्क पढ़ा रहा होता है तो अपनी आंख के स्तर पर लगाएगा, तो उससे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगी वो इसमें आपको बताना है। क्यों नहीं लटकाना चाहिए? क्यों? क्योंकि इससे साफ करना मुश्किल हो जाता है, तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बच्चे उसे ठीक से नहीं देख पाते, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये आप इसमें ये ऑप्शन इसमें लिख देंगे कि बच्चे ठीक से नहीं देख पाते, क्योंकि क्या वो हम व्यस्क हैं, हमारी आंखों की ऊंचाई पे तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं वो बैठ के पढ़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उनको बहुत ऊंचा देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया बाल देखभाल केंद्र में नियमित रूप से छोटे अंतराल पर नियमित रूप से किस पहलू का आकलन किया जाता है। यानी कि जो बाल देखभाल केंद्र में बच्चे जो जाते हैं छोटे छोटे अंतराल में, बच्चे के लिए किस पहलू का आकलन किया जाता है कि बच्चे के बारे में पता चलता रहे। शिक्षकों की योग्यताएं, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें बाल देखभाल केंद्र है ना, उसमें तो बच्चों से संबंधित चीज़ होनी चाहिए। दूसरा है बच्चों की प्रगति, तो बच्चों की प्रगति है, ये आंसर इसमें सही रहेगा क्योंकि ये बच्चों का केंद्र है। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया निजी भाषा का उपयोग बच्चों को मदद करता है। यानी बच्चा जो खुद से अपने आप में अपने मर्जी से जो बातें बोलता है ना, उसका उपयोग बच्चे की किस चीज़ में मदद करता है। पहला ऑप्शन है वयस्कों के साथ बातचीत करने में। दूसरा ऑप्शन है स्वयं के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने में। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही रहेगा कि बच्चा जो निजी भाषा है ना, उससे बच्चा अपने आप को ही कुछ बोलता हो, अपनी मर्जी से कुछ बोलता है, अपने कार्यों का मार्गदर्शन करता है और उसको नियंत्रित करता है अपने कार्यों को। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि छोटे बच्चों को गुटके यानी कि जो ब्लॉक होते हैं, नरम रस्सी, पिरोने के लिए मोती और गीली मिट्टी यानी क्ले जैसी खेल सामग्री क्यों दी जानी चाहिए। क्योंकि पहला ऑप्शन लिखा गया है कि बच्चे बिना किसी निगरानी के चुपचाप व्यस्त रहे, शिक्षक को अपना काम करने का समय मिल सके, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की सूक्ष्म क्रियात्मक नियंत्रण और कल्पनाशीलता मजबूत हो, तो आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है आँख हाथ समन्वय को विकसित और मजबूत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। आँख और हाथ का समन्वय, ये आपकी जो पढ़ा होगा आपने कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास जो होता है उसमें आँख हाथ के समन्वय को विकसित करने के लिए गतिविधियाँ की जाती हैं। तो इसमें चित्र में रंग भरना, ये आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन इसका 4 रहेगा। अगला प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया कि लिंग भूमिकाओं संबंधित रूढ़िबद्धता यानी सेक्स रोल स्टीरियोटाइप का एक उदाहरण कौन सा है। यानी कि जिससे पता चले कि ये लड़कियों के बारे में ही ज़्यादातर बात सही है कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि लड़कियों को केवल फ्रॉक पहनना चाहिए, ये आपका सही आंसर इसमें रहेगा। क्योंकि देखो लड़के भी नर्स हो सकते हैं, लड़के लड़कियां दोनों रो सकते हैं, और लड़के लड़कियां कोई भी खेल खेल सकते हैं, लेकिन लड़कियां होती हैं उनके मामले में माना जाता है कि फ्रॉक सिर्फ लड़कियां ही पहनती हैं, लड़के फ्रॉक नहीं पहनते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि गतिविधियां बच्चों की क्षमताओं के लिए उपयुक्त है, एक शाला पूर्व शिक्षिका को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। यानी बच्चों के लिए जो गतिविधियां बनाई जाएंगी एक शाला पूर्व केंद्र में, उसमें बच्चों की क्षमताओं के लिए गतिविधियां सही है या नहीं है,
वो शिक्षिका कैसे दे। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा कि ऐसी गतिविधियों का चयन करना चाहिए जो बच्चों के लिए तो चुनौतीपूर्ण तो हो, परंतु उनकी क्षमताओं से अत्यधिक परे ना हो। यानी जो बच्चे होते हैं उनको उसमें मजा आए, चुनौतीपूर्ण हो कि थोड़ा सा उनको क्या दिमाग लगाना पड़े, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, पर इतना भी चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए ना कि क्षमताओं से अधिक हो। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, इससे बच्चे के लिए ये गतिविधियां अच्छी बनती हैं। 17वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि बच्चे अनुशासन को सबसे अच्छी तरह आत्मसात करते हैं जब। यानी बच्चे अनुशासन को सबसे अच्छे से कब सीखते हैं, जब उनको नियमों को अच्छे से समझाया जाता है, तो बच्चे अनुशासन को अच्छे से सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, इसमें आपसे पूछा गया कि यदि शाला पूर्वावस्था के दौरान बच्चों को पहल करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इससे बच्चे में क्या होने की संभावना है। यानी कि हम बच्चे को खुद से पहल करने नहीं देंगे किसी भी खेल में, किसी भी कार्य के दौरान, तो इसमें बच्चे में क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है खुशी, तो बच्चे को खुशी तो कहाँ मिलेगी इससे, दूसरों पर भरोसा न कर पाना, ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। संतुष्टता का भाव, बच्चे संतुष्ट भी नहीं होंगे। अपराध की भावना, यानी कि बच्चा क्या किसी काम में पहल करने नहीं देंगे, आगे बच्चा किसी भी काम को अगर खुद से करना चाहेगा या कर देगा तो उसे अपराध बोध महसूस होगा। तो इसमें ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि जब एक बच्चे को 10 पत्थर देने को कहा जाता है तो वह सही संख्या में पत्थर नहीं दे पाता, लेकिन 1 से 20 तक की गिनती सही क्रम में सुना सकता है। तो एक क्या दर्शाता है। बच्चे को हम बोलेंगे कि गिनती सुनाओ तो बच्चा 1 से 20 तक 1 2 3 4 5 6 7 हिंदी इंग्लिश में सुना देगा, पर कहेंगे कि आप मुझे 10 पत्थर दो, लेकिन वो क्या गिनना उसे ढंग से ऐसे नहीं आता कि 1 2 3 4, तो वो पत्थर नहीं दे पाएगा। तो उसमें क्या समस्या है ये बतानी है। पहला, बच्चे ने संख्या की संकल्पना समझ ली है, तो संख्या की संकल्पना अगर बच्चा समझ लेता तो पत्थर दे देता। दूसरे ऑप्शन में कि बच्चे में एकाकी संगति यानी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस की समझ है, यानी बच्चे क्या एक जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे तो बोल देता है, लेकिन उनको क्या क्रम में रखना या एक साथ करना वो बच्चे को नहीं आता है। तो बच्चे में एक ही संगति की समझ है, बस इतना ही बच्चे को पता है। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। 20 प्रश्न, अगला प्रश्न है 20, इसमें पूछा गया कि जब कोई शाला पूर्व बच्ची बोलते समय व्याकरण संबंधी गलतियां करती है तो देखभाल करता क्या करे। क्या बच्ची को शर्मिंदा करे, उपहास करे, ये ऑप्शन सही नहीं है। बच्ची को उसकी गलती तुरंत बताए और उसे सही वाक्य दोहराने को कहे, ये भी सही आंसर नहीं है। बच्ची की गलती सीधे ना बताए, यानी बच्ची को गलती बताए तो सही गलती के बारे में, पर किसी और तरीके से बताए, और उसका कथन सही ढंग से दोहराए, पर बच्ची को दोहराने को ना कहे। प्रश्न है अगला 21, उसमें पूछा गया एक देखभालकर्ता को केंद्र में अन्य देखभालकर्ताओं का सम्मान क्यों करना चाहिए। सजा से बचने के लिए नहीं, आपसी सम्मान प्राप्त करने के लिए। दूसरा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। 22 प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रेलवे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के लिए एक पाठशाला चलाती है संस्था। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी संस्था रेलवे प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए पाठशाला चलाती है। तो ये एक रुचि का संस्था है, ये संगठन बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म पे पाठशाला चलाता है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया कि मूल्यांकन का वह तरीका जो विभिन्न कौशलों में बच्चे की दक्षता के स्तर को रिकॉर्ड करने में मदद करता है, वह कौन सा है। तो वो आपका तरीका रेटिंग स्केल माना जाता है। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया कि वृद्धि से मुख्यतः तात्पर्य क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, किसे कहते हैं। तो मुख्य रूप से शरीर के आकार में मात्रात्मक परिवर्तन को ही वृद्धि कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, इसमें पूछा गया कि बच्चे पहले कंधे की मांसपेशियों को और बाद में अंगुली की मांसपेशियों का उपयोग करके क्रियाएं कर पाते हैं, ये क्या दर्शाता है। यानी कि जो हमने बच्चे का विकास पढ़ा था कि सिर से पैर की तरफ और मध्य से बाहर की तरफ, तो उसमें बताया गया था कि बच्चे अपने पहले के कंधे की मांसपेशियां होती हैं उनको कंधा संभालना सीखते हैं ना, गर्दन संभालते हैं, फिर कंधा हिलाना सीखते हैं, बाद में कोहनी और फिर उंगलियां होती हैं उनसे कुछ पकड़ना सीखते हैं। तो ये आपका मध्य से बाहर की ओर विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 26 के अंदर पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा
बच्चों के अधिकारों की औपचारिक रूप से घोषणा किस वर्ष में की गई थी? संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा 1959 में की थी। आपका ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। 27 प्रश्न में पूछा गया है, शाला पूर्व शिक्षा मुख्य रूप से किस बात पर जोर देती है? जैसा कि आप समझ सकते हैं कि शाला पूर्व शिक्षा, बच्चे के शाला से पूर्व की शिक्षा, तो शाला पूर्व शिक्षा में तो ज़्यादातर ऐसे रहता है ना कि बच्चों को पढ़ाई पे तो जोर दिया नहीं जाएगा, क्योंकि बाद में तो वो शाला वर्ष होते हैं ना बच्चों को, स्कूल की जो स्कूल के अंदर जो शिक्षा दी जाती है उसमें शिक्षा दी जाएगी। तो शैक्षणिक विषय तो पढ़ाए नहीं जाएंगे शाला पूर्व शिक्षा में। वर्णमाला संख्याओं को याद कराने पे भी जोर नहीं दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, खेल के माध्यम से सर्वांगीण विकास के ऊपर शाला पूर्व शिक्षा में जोर दिया जाता है। तो पहला इसमें आपका 27 में तीसरा ऑप्शन सही आएगा। 28वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि लोरियां और गीत भाषा के विकास में योगदान करते हैं। इससे करते हैं क्यों? क्योंकि क्या होता है, बच्चे नए शब्दों का परिचय सीखते हैं। ये लोरी और गीत जब बच्चों को सुनाएंगे तो नए शब्दों का परिचय होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 29वें प्रश्न में पूछा गया है, देखभालकर्ता और शिशु के बीच लगाव बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? शारीरिक संपर्क, पहला ऑप्शन। अपरिचित के प्रति व्यग्रता अपनी चरम सीमा पर कब होती है? जब बच्चा 8 से 12 महीने का होता है तो सबसे ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, अपरिचित के प्रति व्यग्रता दिखाते हैं, यानी कि जो अनजान होते हैं ना उनसे बच्चा थोड़ा झिझकते हैं, डरते हैं, उनके पास जाने से थोड़ा सा झिझकते हैं। 31वां प्रश्न है, संकट के समय घबराने वाले देखभालकर्ता में किस आवश्यक गुण की सबसे अधिक संभावना होती है? यानी जो देखभालकर्ता संकट के समय पे घबरा जाए तो उसमें क्या नहीं होता, उसमें लचीलापन, बाल केंद्रिकता, संवेदनशीलता, आत्मविश्वास। तो इसका ऑप्शन है 4 की उसमें आत्मविश्वास की कमी सबसे ज्यादा होती है। 32वां प्रश्न है, ICDS कार्यक्रम के तहत शाला पूर्व शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान की जाती है? तो ICDS के अंदर बच्चों को 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। 33वां प्रश्न है, वयस्कों को बच्चों में कला को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए? कि ऐसा क्या करे वयस्क कि बच्चों में कला, जो बच्चे होते हैं ना कलात्मक बने, रचनात्मक बने, उसके लिए क्या करे वयस्क? तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है कि बच्चे की स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करे। तो उससे क्या रहेगा, बच्चे को कला की तरफ रुझान होता है। 34वां प्रश्न है, चारागाह स्कूल यानी मेडो स्कूल है, उसकी संकल्पना किसने दी थी? तो ये आपने पढ़ा होगा कि चारागाह स्कूल ताराबाई मोदक ने इसकी स्थापना की थी। ताराबाई मोदक, प्रश्न संख्या 4 इसका सही उत्तर है। 35वां प्रश्न है, बालकाचीवाड़ी का अर्थ क्या है? यानी नाम से स्पष्ट होता है, बालकाचीवाड़ी बच्चों की बाड़ी, बाग, बगीचा। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि शिशु अपनी माँ की आवाज को अन्य आवाजों से कितनी जल्दी पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर होता है, बच्चा क्या जन्म के बाद 1 सप्ताह के अंदर अपने माँ होती है उसकी आवाजों को वो पहचानने लग जाता है। 37वां प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र में नियोजित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर आएगा, केंद्र की गतिविधियों को एक दिशा देना। ये वहां पर इस प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा केंद्र का जो पाठ्यक्रम होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नहीं है? यानी इनमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या नहीं करता? इसमें आपका ऑप्शन 2 है, टीके लगाना। ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि शाला पूर्व गतिविधियों का संचालन करता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, फिर उनका रिकॉर्ड भी रखता है, सामुदायिक सर्वेक्षण भी करता है और टीके वो नहीं लगाता है। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। 29वां प्रश्न है, खेल के दौरान भावात्मक विकास होता है क्योंकि खेल के दौरान बच्चे क्या करते हैं? चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा कि वे अपनी भावनाओं को सुरक्षित तरीके से तथा स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ गया 40 नंबर वाला। इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व गणितीय संकल्पना नहीं है? यानी बच्चे को जब हम गणित सिखाते हैं तो उसमें
गणित सिखाने से पहले कुछ संकल्पनाएं होती है, बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं हम, मिलान करना, क्रमबद्ध करना, वर्गीकरण करना और पढ़ना। तो इनमें आपका जो लास्ट ऑप्शन है पढ़ना, ये आपका सही उत्तर है कि पढ़ने से ज़्यादा गणित में क्या वो नहीं पढ़ता। वर्गीकरण करना, क्रमबद्ध करना, मिलान करना, ये सारी आप गणित सिखाने के लिए बच्चे को करवा सकते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया, बच्चे आमतौर पर 2 शब्दों वाले वाक्य बोलना तब शुरू करते हैं जब वे किस एज में, जब वे बच्चे 6 से 12 में आके हो, तो बच्चे नहीं 2 जो शब्द वाले वाक्य बोलते हैं वो नहीं सीखते हैं। 12 से 18 महीने में, 12 से 18 महीने के बाद उस टाइम क्या 12 से 18 महीने में बच्चे मम्मा पापा ये सारी चीज़ें, मतलब जो वाक्य होते हैं ना यही बोलना सीखते हैं, शब्द नहीं बनाना सीखते हैं उस टाइम बच्चे। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा आपका ऑप्शन है 18 से 24 महीने, तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। जब बच्चे 18 महीने से 24 महीने के होते हैं ना, तो 2 शब्द वाले वाक्य बनाना सीख जाते हैं। जैसे कि बच्चा पहले मम्मा दुद्दू ये सब अलग अलग बोलता था, लेकिन अब वो क्या बोलता है, मम्मा दुद्दू ददो, इस टाइप से क्या बच्चे 2 जो शब्द होते हैं उनके वाक्य बोलने लग जाता है। अगला आपका प्रश्न है 42वां कि संरचित खेल का विपरीत क्या है। संरचित खेल जो होते हैं ना, उसका मतलब होता है कि आप खेल गतिविधि का चुनाव करते हैं कि ऐसे खेल खेला जाएगा, इस तरह से खेला जाएगा, आप पहले से सारी भूमिका उसकी बना लेते हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा, आंसर इसका आएगा मुक्त खेल। यानी कि आप किसी चीज के बारे में कि इस तरह से खेलो, ऐसे करो, उसका उल्टा होता है कि जैसे मन करो खेलो, तो इसका आंसर आएगा मुक्त खेल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, जब कोई बच्चा उसे दी गई सब्जियां खाने से मना कर देता है तो देखभाल करता है माँ को क्या करना चाहिए। बच्चे को वैसी की सब्जियां दे, वैसी की जो सब्जियां होती है ना वैसे खाने को मजबूर करे कि जैसी वे हैं, या अगली बार बच्चे को नखरे करने के लिए डांटे, या अगली बार सब्जियों को अलग रूप दें। तो इसका तीसरा आंसर सही आएगा कि सब्जियां तो खिलानी है लेकिन किसी अलग रूप में खिलाएं। तो हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी कि बच्चा सब्जियां खाए, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 44, संवेदी क्रियात्मक अवधि की छठी उप अवस्था किस आयु सीमा के दौरान होती है। तो इसका आंसर होता है 18 से 24 महीने में। 45वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कि बच्चे आमतौर पर किस उम्र तक बाहरी विशेषताओं से लिंग भेद कर लेते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं किस एज में बच्चे बाहर से जैसे किसी एक दूसरे को देख के बता सकते हैं कि वो लड़का है लड़की है। तो इसका आंसर होता है 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तो वो आराम से बता सकता है कि ये गर्ल है बॉय है। 46वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकासात्मक परिवर्तनों की विशेषता नहीं है। अब आपको अगर पता है कि विकासात्मक परिवर्तन क्या है तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। वे प्रगतिशील हैं, व्यवस्थित हैं, ये भी सही है, दीर्घकालिक है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि वे अल्पकालिक, क्योंकि दीर्घकालिक होता है आपको पता है, तो वे अल्पकालिक हो ही नहीं सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वे अल्पकालिक होते हैं, ये आपका आंसर है। ये विशेषता है नहीं है विकासात्मक परिवर्तनों की। 47वां प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी खेल सामग्री 1 वर्ष के बच्चे के लिए उपयुक्त है। जिगसॉ पजल नहीं, गीली मिट्टी के लिए ये भी नहीं है, बड़े आकार के प्लास्टिक के ब्लॉक या गुटके, ये आपका सही आंसर आएगा। प्रश्न अगला प्रश्न आपका 48वां, इसमें पूछा गया कि वे माता पिता जो अपने बच्चों के साथ डैश 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 करते हैं उनके बच्चे सबसे कम परिपक्व और समझदार और आत्म जिम्मेदारी लेने में कम निर्भर होते हैं तथा वे स्वतंत्र नहीं होते। तो ये सारी चीजें बच्चों में कब नहीं होती, जब माता पिता कौन सा व्यवहार करते हैं, अनुज्ञात्मक व्यवहार। अनुज्ञात्मक व्यवहार जब रखते हैं माता पिता तो बच्चे कम परिपक्व होते हैं और जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं। 49वें प्रश्न में पूछा गया कहानी सुनाते समय शिक्षक को चाहिए कि, यानी अगर हम बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी बोले, कहानी समाप्त करनी चाहिए, या शब्दों को ना दोहराए, बच्चों को कहानी सुनने के दौरान चुप रहने को करे। तीनों ऑप्शन नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका सही आएगा कि हाव भाव और इशारों का प्रयोग करे और बच्चों से प्रश्न पूछे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण है। कि संज्ञानात्मक विकास का उदाहरण आपको इसमें से बताना है। बच्ची लगाव विकसित करती है, बच्ची बात करने के लिए जटिल वाक्यों का उपयोग करती है, बच्ची माँ के साथ पैदल बाजार जाती है, या बच्ची एक समस्या का हल ढूंढती है। तो आपका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि लगाव विकसित करते हैं बच्चे का सामाजिक विकास होता है,
बातचीत करने के लिए जटिल वाक्य करेगी तो भाषाई विकास होगा। माँ के साथ पैदल बाजार जाएगी तो बच्ची का क्रियात्मक विकास होता है। तो समस्या का हल ढूंढती है तो बच्ची क्या है, अपना दिमाग यूज करती है समस्या का समाधान ढूंढने में, तो वो संज्ञानात्मक विकास होता है। तो 50 प्रश्न है, यहाँ पे 50 प्रश्न के आंसर बता दिए हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मैं जो बाकी के 50 प्रश्न है उसके आंसर मैं आपको थोड़ी देर में दूसरे वीडियो में बता रही हूँ। तो पहले आप ये आंसर देख लीजिएगा, और अगले आंसर है जो आपके अगले 50 प्रश्न है उनके आंसर मैं आपको दूसरे वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।